इस मूवी की शुरू में हम देखते हैं कि दिसंबर 2022 में जीव विज्ञान के शिक्षक और इराक युद्ध के दिग्गज डैन फॉरेस्टर एक शोध केंद्र में नौकरी पाने में विफल रहे। एक क्रिसमस पार्टी में विश्व कप देखते हुए वर्ष 2051 के सैनिक चेतावनी देने आते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों के कारण मानवता विलुप्त होने के कगार पर है। व्हाइट स्पाइक्स जवाब में विश्व की सेनाओं के सदस्यों को भविष्य में भेजा जाता है, लेकिन 20% से भी कम जीवित रहते हैं, जिससे विश्वव्यापी मसौदे की शुरुआत होती है। 1 साल के मसौदे और बढ़ते युद्ध विरोधी आंदोलन के बाद मानवता के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद है। डैन को एक नोटिस मिलता है कि उनका मसौदा तैयार किया गया है और बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अन्य मसौदे के साथ रिपोर्ट करता है। ड्राफ्टियों को समय पर मियामी बीच पर भेजा जाता है, लेकिन शहर के ऊपर गलत स्थान पर गिराए जाने के कारण कुछ ही बच जाते हैं। कर्नल फॉरेस्टर द्वारा ड्राफ्टियों को क्षेत्र की तबाही से पहले आसपास के लैब कर्मियों को बचाने का आदेश दिया जाता है। ड्राफ्टी प्रयोगशाला कर्मियों को मृत पाते हैं, लेकिन अपने शोध को पुनः प्राप्त करते हैं। स्थिति के बारे में कमांड करने के लिए डैन रेडियो और महत्वपूर्ण डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक परीक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है। कई व्हाइट स्पाइक्स के साथ एक हिंसक मुठभेड़ के बाद शेष ड्राफ्ट्स इमारत से बाहर निकल जाते हैं और ओवरहेड युद्ध विमानों से हथियारों से हमले हो जाते हैं। बचे हुए लोग डोमिनिकन गणराज्य में एक सैन्य छावनी में जागते हैं। डैन को कर्नल फॉरेस्टर को रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है, जो वास्तव में उनकी बड़ी बेटी है। वह उससे एक महिला व्हाइट स्पाइक पर कब्जा करने के मिशन पर उसके साथ जाने का अनुरोध करती है, जो कि डैन के पहले सामना किए गए नर प्रकार की तुलना में दुर्लभ है। आखिरकार वे मादा को पिंजरे में बंद कर देते हैं, केवल हजारों नर को उनके स्थान पर उतरते हुए पाते हैं। जैसे ही पिंजरे में बंद मादा के साथ हेलीकॉप्टर उतरता है, क्षेत्र अराजक हो जाता है। डैन और मुरी बचाव के लिए समुद्र तट की ओर भाग जाते हैं। डैन को जम्पलिक के स्थान पर लाया गया है, जो अटलांटिक महासागर में स्थित होती है। डैन और उसकी बेटी एक ऐसे विष पर काम करते हैं जो पकड़ी गई मादा को मार सकता है। वे डैन को मारने के लिए एक मैच ढूंढते हैं, जैसे एलियंस सुरक्षित आश्रय को भंग करना शुरू करते हैं। डैन को मारे जाने से पहले कुछ सेकंड के साथ मैच के साथ अतीत में वापस कूदने में सक्षम है। एक बार अतीत में वह सेना को विष देने की कोशिश करता है ताकि इसे भविष्य में वापस भेजा जा सके, और पता चलता है कि भविष्य के लिए जम्पलिंग ऑफलाइन है, जिसे व्हाइट स्पाइक द्वारा नष्ट कर दिया गया है। डैन के पास विष है जो व्हाइट स्पाइक्स को नष्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं जानता कि वे इसका उपयोग कैसे कर सकता है। अपनी पत्नी के साथ विचार मंथन करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि व्हाइट स्पाइक्स 2048 में नहीं बल्कि पहले आए थे। आगे के शोध ने उन्हें यह सिद्ध करने के लिए प्रेरित किया कि व्हाइट स्पाइक्स वास्तव में पहले से ही पृथ्वी पर हैं, और ये कि ग्लोबल वार्मिंग उनकी रिहाई का कारण बनती है जब वे पिघलते हैं और बर्फ की टोपी के नीचे से निकलते हैं। डैन सिद्धांत को साबित करने के लिए रूस के एक मिशन का नेतृत्व करता है। वह एक ग्लेशियर के अंदर यात्रा करने और एक एलियन जहाज को खोजने के बाद सिद्धांत को साबित करता है। टीम दुनिया को समस्या के बारे में बताते हुए बहस करती है। वे समस्या को खुद ही ठीक करने का निर्णय लेते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एलियन जहाज वास्तव में एक व्हाइट स्पाइक जहाज नहीं है, और ये कि व्हाइट स्पाइक मृत एलियंस के लिए कार्गो थे। वे निष्क्रिय व्हाइट स्पाइक्स को विष के साथ इंजेक्शन लगाने के साथ आगे बढ़ते हैं। ये इंजेक्शन वाले एलियंस को मारता है, लेकिन शेष सभी व्हाइट स्पाइक्स को जगाता है। एक बार जब उन्हें पता चलता है कि ये नियंत्रण का एकमात्र तरीका है, तो टीम सफलतापूर्वक विदेशी जहाज को उड़ा देती है, लेकिन एक मादा बच जाती है। डैन और उसके पिता उस मादा का पता लगाते हैं और भविष्य के युद्ध को होने से रोकते हुए उस मादा एलियन को लड़ाई में मार देते हैं। इसके बाद डैन और उसके पिता वापस घर आ जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।